एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिर्फ तकरीबन 4-5 पहले तक माशी उमूर पर हुकूमती तर्जुमान की हैसियत थी डॉक्टर फ़ारूक सलीम की, लेकिन फ़ारूक सलीम अब वापस आ चुके हैं, अपने ही घर वापस आ चुके हैं, हुकूमती ऐवान छोड़ चुके हैं और अब वो उस घर के भेदी की हैसियत से लंका ढा रहे हैं जहां पर वो तकरीबन 4.5 महीने तक हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे। वो हुकूमत के तर्जुमान थे। उन्हें न सिर्फ अब मईशत को दरपेश ख़तरे की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं, इस हवाले से उन्होंने मजमून भी अपना तहरीर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया है कि मोमन डैम की ठेकेदार कंपनी जो कि डेस्कॉन के साथ मिलकर जिसको मोमन डैम का ठेका दिया गया है, चीनी कंपनी, उसे दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के दौरे के दौरान खुसूसी उसने मुलाकात की थी वज़ीर-ए-आज़म के साथ और इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टोरी, मफादात के टकराव की स्टोरी जिसका ताल्लुक़ है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब रज़ाक दाऊद के साथ है, उसमें कुछ और पेचीदगी पैदा हो गई है। फ़ारूक सलीम ने मोमन डैम के हवाले से इंकशाफ किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन के दौरान सिर्फ चीन की गजूबा कंपनी को वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का मौका दिया गया था। ये वही कंपनी है जिसने जनाब रज़ाक दाऊद की डेस्कॉन की शराकत के साथ 310 अरब रुपए के मोमन डैम का ठेका हासिल किया है। इसके अलावा से कुछ और मालूमात भी इस ठेके के हवाले से दी गई है जो कि इस ठेके पे मज़ीद सवालात को जन्म दे रही है जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने दी है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी अब उन ख़तरात की बात कर रहे हैं जिसको हम इन प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहे हैं। मईशत को दरपेश शदीद ख़तरात, उसमें से 4 की उन्होंने निशानदेही की है। अपने पहले मजमून में जो क्रिटिकल मजमून उन्होंने हुकूमत के माशी सूरत हाल के हवाले से लिखा है छोड़ने के बाद हुकूमती हल्के, जिसमें पहली बात जो उन्होंने की है वो यही है कि तेज़ी से गिर रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर और हुकूमत को हर माह 2 अरब डॉलर के हिसाब से ज़खायर कम हो रहा है। ये हुकूमत के लिए बहुत बड़े ख़तरे की बात है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि 30% गो के रुपए की कदर कम हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि दरअसल पिछले 1 साल में जब 30% रुपए की कदर कम हुई है, एक्सपोर्ट तो 1% नीचे गिर गई हैं। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में मजमूई जो तरक्की की पैदावार है, जो GDP यानी कि मजमूई तरक्की की जो शरह है वो तेज़ी से कम हो रही है और इस हवाले से उनका कहना यह है कि ये इससे जो मईशत को नुकसान है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, जारी खसारे हैं, बजट के खसारे हैं, उसमें भी ख़तरनाक हद तक की इजाफा हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने सर्कुलर डेट वगैरह की बात की है जिसमें बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इजाफा हो रहा है। ये वो मामलात हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं जिनका जिक्र हम अपने इस प्रोग्राम में करते रहे हैं और ख़ास तौर पर हमने कहा था कि ख़तरे की झंडियाँ, ख़तरे की घंटियाँ और सुर्ख झंडियाँ जो हैं वो लहरा रही हैं। मईशत के हवाले से हमने बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था, इस हवाले से उसी की कुछ तर्जुमानी की है जनाब फ़ारूक सलीम ने। गर्दिशी कर्जे तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब थे, अब ये गर्दिशी कर्जे 1362 अरब रुपए से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2018 पाकिस्तान की मईशत के तकरीबन तमाम शोबों में खतरे की सुर्ख बत्तियां जलाकर रुखसत हो गया है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली FBR के मुकर्ररा टारगेट से तकरीबन 175 अरब रुपए कम रही है। पिछले साल रुपए की कदर में 33% कमी हो चुकी है। एक साल में इंटरबैंक में डॉलर 28 रुपए 36 पैसे महंगा हो चुका है। 2019 में पाकिस्तान की माशी तरक्की खतरनाक हद तक सुकड़ जाएगी और अगर ग्रोथ रेट 3% तक पहुंचा तो ये 9 साल की कम तरीन सतह होगी। शरह सूद 10% हो चुकी है। शरह सूद में इजाफा 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। शरह सूद में 3.5% इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर से घट के अब 14 अरब डॉलर रह गए हैं। इस साल स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तकरीबन 8.5% गिरा है। एक साल में तकरीबन 3500 पॉइंट्स इस पूरे साल में मार्केट गिरी है।
दिलचस्प बात यह है कि तमाम ख़तरात की इन तमाम सुर्ख झंडियों की कॉन्फर्मेशन अब खुद हुकूमती तर्जुमान साबिक तर्जुमान डॉक्टर फ़ारूक सलीम कर रहे हैं। अपने हालिया मजमून में उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हालिया 2-4 दिन में आपसे के हवाले से सामने आई वो ये कि वो चाइनीज़ कंपनी जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है डेस्कॉन की, जिसको मोमेंट डैम का कंट्रोवर्शियल ठेका मिला है, उसको एक्सेस थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे चाइना के दौरान और एक एक्सक्लूसिव मीटिंग और एक्सेस जो थी वो प्राइम मिनिस्टर तक मिली और फिर प्राइम मिनिस्टर से बाकायदा एक्सक्लूसिव मीटिंग भी उस कंपनी की कराई गई, जो कि यकीनन क्योंकि एक वो बिडर भी थी इस मामले में, ये एक गैर मामूली बात है। ये आपने भी उस वक्त नोटिस किया था कि ये गैर मामूली बात हुई है? खान साहब, मुझे इस हवाले से अंदर की तो कतन कोई बात पता नहीं है। जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो ये है कि कुछ तस्वीर मेरी नज़र से गुज़री थी, आपकी नज़र से भी गुज़री होंगी, वो पब्लिक भी की गई थी, जिसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो गुज़ूबा कंपनी के उनके जो एग्जेक्टिव्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो संजीदगी वाली बात है, जो सोचने वाली बात है कि मेरी नज़र से एक 2008 का एस्टिमेट जो है, जो कि प्लानिंग कमीशन वालों ने बनाया है, उस वक्त इसको मुंडा डैम कहा जा रहा था। दो कंपनीज़ ने, एक तो जायका जो जापानीज़ कंपनी है, जो उसके हवाले से कोई 1.1 अरब डॉलर का तखमीना 2008 में लगाया गया था, और अब हम सुन रहे हैं कि तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 309 अरब रुपए तक चली गई है। तो तकरीबन डबल हो गई है 2008 से आज के दरमियान में डॉलर टर्म्स के अंदर। और मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ इस एरिया का, लेकिन मैं सीमेंट की प्राइसेस देख रहा था, बिकॉज़ इसका मेजर कंपोनेंट डैम का जो है वो सीमेंट होता है या फिर सरिया होता है। उस हवाले से कोई ख़ास कीमतें सीमेंट की या सरिया की 2008 से आज के दरमियान में ख़ास बढ़ी नहीं है। तो इसको कुछ संजीदगी से देखना होगा कि 309 अरब रुपए के जो ठेका दिया जा रहा है या दिया जाने वाला है, उसकी डिटेल्स क्या है, 2008 के मुकाबले में क्या बिल ऑफ क्वांटिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई है या नहीं। और दूसरा जो कंसर्न मेरा है कि अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ कि ये 800 मेगावाट बिजली जनरेट होगी इससे, और अगर 309 अरब रुपए खर्च करके हम सिर्फ 800 मेगावाट बिजली इसमें से निकालेंगे तो बड़ी महंगी बिजली निकलेगी। खान साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अलार्म बेल्स आपने मेंशन की हैं, जो कि यकीनन इकॉनमी के हवाले से सामने आ रही हैं, आपका क्या ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर के सामने तस्वीर पेश की जाती है, या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से आगाह हैं कि ये रेड फ्लैग्स हैं जो कि इकॉनमी में जगह जगह पे नुमायाँ हो रहे हैं, या ये कि इन सारे रेड फ्लैग्स को ग्रीन करके उनके सामने रखा जाता है? देखिए, दो लेवल्स पे काम होता है मईशत के हवाले से। एक माइक्रो लेवल पे काम होता है और एक मैक्रो लेवल पे काम होता है। तो माइक्रो लेवल पे खान साहब कुछ काम होता नज़र आया है, लेकिन जो मैक्रो क्वेश्चंस हैं, जो बड़े वाले सवालात हैं कि इतनी तेज़ी से आपके डॉलर के ज़खायर गिर रहे हैं, उसके मुतल्लिक आपने क्या करना है। जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, सबसे बड़ा दुश्मन जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो किसी बिजनेस का होता है वो गैर यकीनी की फ़ज़ा होती है। अब गैर यकीनी की फ़ज़ा को ख़त्म करने की क्यों कोशिश नहीं की जा रही? अगर हमने IMF के पास नहीं जाना तो एक्सप्लिसिटली क्लियरली आके बता दिया जाए कि जी हम IMF के पास नहीं जा रहे, और ये है हमारा मुतबादिल स्ट्रेटजी, मुतबादिल हिकमत अमली हमारे पास मौजूद है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। उससे मैं समझता हूँ कि कुछ गैर यकीनी की फ़ज़ा दूर हो जाएगी। शर्त यह है कि वो जो मुतबादिल स्ट्रेटजी है वो ठोस किस्म की स्ट्रेटजी हो। अगर आपने जाना है तो फिर आप कह दें कि हमारे पास कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी नहीं है, हम IMF क्या वजह है फारूक सलीम साहब, क्यों इस बात का फैसला ही नहीं हो पाया? अब 4-4.5 महीने हो गए हैं, एक सवाल है, उसके जवाब का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? खान साहब, मैं बड़ा सोचता रहा हूं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो IMF को, जो हमारी करंट फाइनेंस टीम है, उनको रोके बैठी है कि आप IMF के पास ना जाएं।
देखिए, एक तो IMF को मैं समझता हूं कि इस मुल्क में एक वो हवा बना के पेश किया जाता है। IMF ने पिछले 40, 50, 55 सालों में देख रहा हूं, जिस भी मुल्क से वो डील करते हैं उनकी दो शराइत होती हैं कि आप अपना बजटरी खसारा कम करें, आप अपना तजारती खसारा कम करें। अब अगर IMF इस दुनिया में, मैं कहता हूं, एग्जिस्ट ना भी करती हो, तब भी पाकिस्तान के अपने मुफाद में है कि हम अपना बजटरी नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सब ये बिल्कुल लॉजिकल सिचुएशन है। आप एक मंतक की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत की क्यों समझ में नहीं आ रही ये मंतक? ये क्या मखमसा है, ये क्या मुसीबत है कि हुकूमत को ये बात समझ में नहीं आ रही? और चलें इस तरफ से समझ में ना आए, ये समझ में आ जाए कि हमें नहीं जाना है। आखिर किसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 4.5 महीने कोई छोटी मुद्दत तो नहीं है। मैंने जो देखा है वो मुझे नज़र ये आया है कि गोल्स जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और IMF के गोल्स लगभग एक जैसे ही हैं। तरीक़ा कार के ऊपर शायद कुछ एतराज़ात, कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि उसका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए। हुकूमत का कहना यह है कि उसकी कोशिश ये है कि जो बोझ है IMF की शराइत का, वो कम आमदन तबका जो है पाकिस्तान का उसके ऊपर ना पड़े। मेरी ज़ाती तौर पर एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है जो IMF की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में। आप खुद भी चाहें तो उनको इंटरव्यू कर सकते हैं। उनका कहना यह है कि हम तो इस हद तक तैयार हैं कि जो BISP है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, उसके मद के थ्रू हम आपको कोई एडिशनल एलोकेशन अरेंज करके दे दें कि जो गरीब तरीन तबका है, कम आमदन वाला तबका है, उसके ऊपर ये बोझ ना पड़े। तो गोल्स एक ही हैं, तरीक़ा कार में शायद इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं, अगर जो आपका सवाल है, मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि पाकिस्तान के सामने कौन सी ऐसी ताकतें आ रही हैं, मजबूरियाँ आ रही हैं कि वो IMF के पास नहीं जाना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुअम्मा है जो न समझने का है न समझाने का है। 4 महीने हुकूमत में गुजार के आ गए, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या वजह है कि ये हुकूमत, वज़ीर आज़म फैसला नहीं कर पा रहे कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे। बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के कबायली इलाकों जो हुआ करते थे कबायली इलाके, उन हवाले से नॉर्थ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान को हमेशा मगरिब ने दहशत गर्दों की दुनिया में सबसे बड़ी सेफ हेवन या जन्नत करार दिया था। अब वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान दहशत गर्दों से न सिर्फ साफ़ हो चुका है, वहाँ पे आने जाने में भी कोई मसला नहीं रह गया है। एक फ्री फ्लो है पाकिस्तानियों का जो कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हो रहा है। वहाँ ज़िंदगी और कारोबार भी मामूल पर आ रहा है। ये सक्सेस स्टोरी, एक शानदार सक्सेस स्टोरी है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान की फ़ौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस लड़े हैं, उसकी अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब तरीन जंगों में से ये एक जंग तस्वुर की जाती है। इन्हीं अनगिनत सक्सेस स्टोरीज़ में एक स्टोरी जो है वो सबसे मुमताज़ जो हैसियत रखती है, उसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िले शुमाली वज़ीरिस्तान से है, जहाँ पर इन ऑपरेशन के बाद मामूलात ज़िंदगी तेज़ी से बहाल हो रहे हैं। ये वो इलाका है जिसे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से पहले मगरिब में, अमेरिका में और दूसरे मगरबी ममालिक में दुनिया भर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता था। दहशतगर्दों की जन्नत शुमाली वज़ीरिस्तान को कहा जाता था। अमेरिका और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दबाव पाकिस्तान पर यह था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन किया जाए। ये फ़ौजी ऑपरेशन हुआ और कामयाब फ़ौजी ऑपरेशन हुआ। गो कि अलग बात है कि वही अक़वाम जो पाकिस्तान पर इस हवाले से दबाव डालती थी, अब पाकिस्तान की खुल के इस मामले में तारीफ़ करने से हिचकिचाहट का शिकार रहती हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में अब लोगों की आमदरफ्त में वो पहली वाली न मुश्किलात है न तकालीफ है जो इससे पहले हुआ करती थी। चंद साल पहले तक वज़ीरिस्तान जाने के लिए कबाइल को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था और मुकामी अफराद यहाँ के सिक्योरिटी एहलकारों के रवैये से नाला हुआ करते थे। पाकिस्तान के किसी शहरी को वहाँ जाने की इजाज़त हासिल नहीं हुआ करती थी। इन पाबंदियों की वजह से वज़ीरिस्तान तकरीबन 4 सालों तक मुल्क के दीगर हिस्सों से कटा रहा, लेकिन हालिया अरसे में वहाँ के हालात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। दहशतगर्दी क्योंकि इन इलाकों से उनका बेकनी कर दी गई है, उन्हें निकाल बाहर किया गया है या उनको ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए वहाँ पर अब ये हालात मामूल पर आ रहे हैं। चेक पोस्ट में नरमी आ चुकी है, कुशादा सड़कें तामीर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहाँ आने जाने में नुमाया सहूलत हो गई है। मज़ाहिर शुमाली वज़ीरिस्तान
बलूचिस्तान के सदर मुकाम मीरान शाह में बाज़ार की रौनकें भी बहाल हो रही हैं, वहाँ दुकानें भी खुल रही हैं और लोग खरीदो फरोख्त आज़ादा ना करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के दौरान वहाँ हज़ारों दुकानें तबाह हो गई थी, जिनकी जगह नई मार्केट्स तामीर हो गई हैं और कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू ज़रूर हो गई हैं, लेकिन अभी उसमें पूरी क़ुव्वत आ रही है। कुछ महीनों में वहाँ टारगेट किलिंग के वाक़यात भी हुए थे, मुकामी बाशिंदों में परेशानी भी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर हालात में मज़ीद बेहतरी आई है। ये सब सूरत हाल, इसका जायज़ा लिया इंटरनेशनल मीडिया से मुंसलिक जर्नलिस्ट रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया रिफ़तुल्लाह औरकज़ई साहब। पहले तो ये बताइएगा कि कितना बड़ा फ़र्क आप देख रहे हैं आज के शुमाली वज़ीरिस्तान में जहाँ आप तशरीफ़ ले गए थे और उस शुमाली वज़ीरिस्तान में जिसमें मान लीजिए कि आप 2013 में या 2011 में या 12 में जाया करते थे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया, मुझे शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जब शुरू हुआ वो और जब अब मैं गया हूँ तो तकरीबन 3 मरतबा मुझे जो है ना जाने का इत्तेफाक हुआ। एक मरतबा जब मैं गया तो उस वक्त जब ऑपरेशन का मरहला जो है वो दरमियान तक तकरीबन पहुँच चुका था, और दूसरी मरतबा जब वहाँ पे मुतासिरीन की वापसी दोबारा अपने इलाकों को शुरू हुई तो तब मैं गया था। लेकिन दोनों मरतबा मैं जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा गया था, तो मुझे उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे लोगों ना आपके पास इतना स्पेस होता है कि वहाँ पे लोगों के मसाइल क्या है। लेकिन अब जब मैं ये 3 दिन पहले गया था तो ये मकामी इंतज़ामिया की तरफ से जब ये ऐलान किया गया 1 जनवरी और 2019 को कि वहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान में जो चेक पोस्टें हैं वो सारी उन पर नरमियों का ऐलान किया गया, वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। तो वहाँ पे अब कोई भी शहरी जो है बग़ैर किसी परमिट के, बग़ैर किसी इजाज़तनामे के या राहदारी के, जो पहले उसे कहते थे, जा सकते हैं। तो फिर हमने भी ये ऐलान सुन के इरादा किया, और जब हम बन्नू से शुमाली वज़ीरिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए तो जो सेदगई की चेक पोस्ट आती है वहाँ पे जब पहले जिस तरह हम लोगों से सुनते थे कि वहाँ पे कतारें होती थी, यानी अगर कोई शुमाली वज़ीरिस्तान का रिहायशी है तो वो एक दिन में नहीं जा सकता था, बल्कि वो जो है एक दिन आके वो रजिस्ट्रेशन करता था और दूसरे दिन जाके जो है वो फिर जाता था। और इस तरह फिर वहाँ की स्पेशली जो ख़वातीन हैं उस हवाले से जो वज़ीरिस्तान के लोग हैं वो इंतहाई हसास वाक़ई हुए हैं, वो उनको वहाँ बच्चे ख़वातीन को वहाँ पे कड़ा किया जाता था। तो ये चेक पोस्टों से काफ़ी वो लोग जो है ना वो शिकायतें करते थे। तो अब जो है वो बिल्कुल वो सूरत हाल नहीं है। सैदगई चेक पोस्ट पे जब हम पहुँचे तो हमें सिर्फ हमारे जो है ना शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। उसके बाद वहाँ से हम मीरान शाह की तरफ रवाना हुए तो तकरीबन जो ये 50 किलोमीटर का फासला है तो वो रास्ते में हमें 4-5 चेक पोस्टों से गुजरे हैं, जहाँ पे पहले जो है ना बाकायदा गाड़ी को रोका जाता था, लोगों के कवायद चेक किए जाते थे, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते थे, उनकी तलाशी भी ली जाती थी, गाड़ियों की तलाशी भी ली जाती थी। वो वाली सूरत हाल हमें नज़र नहीं आई, बल्कि हम जो है ना वो जिस चेक पोस्ट से भी गुजरते थे अब वो तो न बाकायदा तौर पर उस तरह की चेक पोस्ट कायम है जो पहले थे। तो हमें जो हमारी गाड़ी देख के जो है ना हमें इशारा कर दिया जाता था, हालांकि हम गाड़ी रोकते लेकिन हम हमें नजर आ जाता कि वो हमें इशारा कर रहे हैं कि आप जाएं। बहुत बड़ी तो साहब ये बहुत बड़ी जाहिर है कि बहुत ही हौसला अफजा, बड़ी डिफरेंट और बड़ी तब्दीली है। लेकिन चले अब आप पहुंच गए मिसाल के तौर पर मीरान शाह, वो मीरान शाह जो कि 2010 में हुआ करता था या 11 में हुआ करता था, और आज के मीरान शाह में क्या फ़र्क है? ये मीरान शाह वो है जो दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया दिखाता था कि ये हक्कानी नेटवर्क का हेडक्वार्टर है, या दुनिया के सबसे ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद है। फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्दी होती थी वो भी सारे मरकज़ वहाँ थे। वो मीरान शाह और आज का मीरान शाह, तो कामरान साहब बहुत बड़ा फ़र्क है। जो 2014 ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से पहले वाले जो हालात थे कि ये जो है ना इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि ये इंटरनेशनल जिहादियों का मरकज़ था, बिल्कुल उनकी इमारत थी एक किस्म की। फिर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो काफ़ी जो है मौसर कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन उसमें ये है कि साथ में आम लोगों का भी उसमें बड़ा नुकसान हुआ। जो बम्बारियाँ हुई, घरों के ऊपर हुई, उसमें दुकानें तबाह हुई, हज़ारों दुकानें तबाह हुई। ये जो मीरान शाह मिरली और मीरान शाह जो 2 बड़े मराकज़ है, ये बहुत बड़े तिजारती मराकज़ थे, इसमें हज़ारों दुकानें थी, यानी 19,000 तक कहा जाता है कि दुकानें थी वो उसमें तबाह हुई उन ऑपरेशनों के दौरान। लेकिन अब वो वहाँ पर तामीरों का जब मरहला
मरहला शुरू हुआ तो अब वो वहाँ पे नई नई मार्केटिंग बनाई गई हैं। मीरान शाह में हमने देखा कि पाकिस्तान के नाम से एक मार्केट बनाई गई है, साथ में एक और मार्केट है, वो भी बिल्कुल नई नई दुकानें हैं, तामीरनों का काफ़ी काम हुआ है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा वहाँ पे जो दुकानों के मलकियत का इशू है वो है कि मतलब वो वहाँ पे जो बनाई गई हैं तो उसमें लोगों की कुछ ज़मीनें चली गई हैं, वो लोग चले वो तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन वो तो सही है, समझ में आने वाली बात है, लेकिन लोग फ्रीली घूम रहे हैं, जो दुकानें खुल गई हैं, ना वहाँ पे कोई हैरेसमेंट है, ना कोई ख़तरा है, और दुकानदार अपना कारोबार कर रहे हैं, जिन्हें खरीदो फरोख्त करनी है वो अपना काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क माहौल तो है ना, पहले वाले मीरान शाह में और आज में, और जनूबी वज़ीरिस्तान में मिरेली में और आज के मिरेली में। बिल्कुल कामरान साहब, वहाँ पे अब अमन का दौरा है, मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे एक मिसाली अमन कायम है। हालांकि ये वो इलाके थे जहाँ पे पहले कभी आप मतलब फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते थे, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, मतलब हर तरफ दहशतगर्दी थी। लेकिन अब तो बिल्कुल जो है बाज़ारों के अंदर हमें रौनक भी नज़र आई। हम जो है ना, हमें मतलब मैं मीरान शाह प्रेस क्लब भी गया, वहाँ पे भी मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया कि हर तरफ जो है ऐसे मतलब कोई मसला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत और ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, आज के शुमाली वज़ीरिस्तान में और अब से चंद साल पहले के शुमाली वज़ीरिस्तान में। खबर से ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे बदकलामी और बदतहज़ीबी की भी कोई हद होती है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर सियासतदान जब बात कर रहे होते हैं तो उसकी कोई हदूद नज़र नहीं आती, और अगर कहीं मुकाबला शुरू हो जाए शेख रशीद और राना सनाउल्लाह का, फिर तो कोई हद ही नहीं है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। आजकल सियासत में हुकूमत और अपोजिशन की तलखियाँ इतनी बढ़ चुकी हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हुए इतनी घटिया और गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है कि उसकी कोई हद नहीं है। यूँ तो बदतहज़ीबी और बदकलामी की एक हद होती है, लेकिन शायद बाज़ सियासतदानों के यहाँ ऐसी कोई हद नहीं है, खुसूसन जब ये इस किस्म की लफ्ज़ी जंग शुरू हो जाए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह के दरमियान। इल्ज़ामात की जंग में तो बदकलामी की अब जो इल्ज़ामात की जंग चल रही है इसमें इस किस्म की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये बज़ाहिर लफ्ज़ी जंग शुरू हुई थी जब शेख रशीद ने ऐलान किया था कि उन्होंने शहबाज शरीफ को करप्शन का बादशाह करार दिया है, और इसके साथ ही उनका इल्ज़ाम था कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाए जाने के ख़िलाफ़ वो एक गलत फ़ैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, जिसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद को चोर और करप्ट करार दे के कौमी असम्बली से नाअहल करार देने का रेफरेंस स्पीकर के पास जमा करा दिया है। शेख रशीद के साथ इल्ज़ामात की जंग में अब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने हफ्ते को राना सनाउल्लाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद पर करप्शन और असासी छुपाने के इल्ज़ामात लगाए हैं। इस मौके पर माजी की तरह से एक बार फिर इंतहाई सख्त और इंतहाई नामुनासिब और इंतहाई बदतरीन बदकलामी जो है इस जंग के दौरान हम देखें, जो देखने में आई है। पिंडी का नसूर तो एक ही है, ये जो फैसलाबाद का बिजू है ना, इतना गंदा, ये कफन चोर और मुर्दाखोर घटिया इंसान है, मुर्दे नोचने वाला, ये शैतान बदबूदार सनाउल्लाह वो भाई तुम हो गया बिजू। मियां नवाज शरीफ के पीछे की तरह पूछल हिलाते देखा, की तरह पूछल हिलाते देखा। फैसलाबाद का बिजू है ना, उस पे तो लानत भेजना, लानत की तौहीन है, लानत की तौहीन है। इतनी खुशामद के लोगों को शर्म आती। बदबूदार साहब, मुझे कपड़ा रखने दे मुंह पे। ये इतना घटिया इंसान है कि ये किसी से जो है वो साइन करने के लिए कलम दे तो वो वापस नहीं करते, मिरासी छोड़ देते हैं बदबूदार राना सनाउल्लाह जैसे। इस बेशरम शैतान शेख रशीद के नाम 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम। इसको मिलकर कहूँ कि बच बचा। सीधा टली था रावलपिंडी का, सारी जिंदगी इसने ठगी मारी है। राना सनाउल्लाह बदबूदार आदमी है, मुझे रुमाल ला के आना पड़ेगा। गंदा कफन चोर शैतान बदबूदार। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
जब से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स के मामलात की तहकीकात शुरू हुई है, एक JIT बनी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए कदर इत्मीनान और सुकून के दिन आए, लम्हात आए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को जाली बैंक अकाउंट्स केस में बज़ाहिर क्लीन चिट मिल गई है। ये इस क्लीन चिट जो बज़ाहिर हम कह रहे हैं क्लीन चिट है, मगर बिल्कुल आज मिली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है, जिसने आज बिलावल भुट्टो जरदारी को मासूम करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने आज बिलावल भुट्टो और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया और उसके साथ ही JIT रिपोर्ट से भी उनके नाम हज़फ करा दिए। इसके साथ ही उन्होंने जनाब बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के वकील फारूक H नाइक और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के भाई आसिफ मंसूर का नाम भी ECL से हज़फ करा दिया। और इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के लिए, उनके वकील के लिए यानी कि फारूक H नाइक के लिए एक बहुत ही इत्मीनान का दिन था। फारूक H नाइक का नाम JIT रिपोर्ट में शामिल है और आज बहरहाल उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है। इस हवाले से बात बहुत अहम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज जाली बैंक अकाउंट्स का मामला 2 माह में असर नौ तफ्तीश के लिए NAB को भेज दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आज असर नौ तफ्तीश के लिए NAB के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। रेफरेंस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हुक्म जारी नहीं किया है। ये उसके बरक्स है जैसे कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। JIT की जानिब से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की तमाम जायदादें मंजूमत करने की एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में आई थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हुक्म जारी नहीं किया है। गोया कि जरदारी साहब की कोई जायदाद मुंजमद नहीं होगी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म नहीं दिया है, जिसके बाद JIT तहकीकात और सिफारिशात किसी हद तक इन तमाम मामलात में काफ़ी बेवक्त हो गई हैं और इसका मतलब ये है कि आइंदा भी ये कोई ठोस बुनियाद नहीं रहेगी उस मामले की जो कि NAB अब आगे तहकीकात करेगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने JIT के वकील फैसल सिद्दीकी से पूछा कि बिलावल भुट्टो को क्यों मुलविस किया, उनका कभी कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। बिलावल मासूम ने पाकिस्तान में आकर ऐसा क्या कर दिया, बिलावल सिर्फ अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है। चीफ जस्टिस ने मजीद पूछा कि बिलावल भुट्टो का नाम ECL में कैसे डाला गया, क्या JIT ने बिलावल को बदनाम करने के लिए ऐसा किया, क्या किसी के कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम JIT रिपोर्ट में डाला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जाली बैंक अकाउंट्स में JIT हमने बनाई थी, हम ही हुक्म दे रहे हैं कि JIT रिपोर्ट का वो तमाम हिस्सा डिलीट कर दे जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम शामिल है और इस तरह से JIT की एक मजबूत बुनियाद, एक केस का मजबूत हिस्सा जो है वो आज तहलील हो गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से और इससे पूरी JIT रिपोर्ट जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी। उसके जो कंक्लूजन्स हैं, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT ने तो अपने वज़ीर आला की इज्जत नहीं रखी, उनका नाम भी ECL में डाल दिया। मुराद अली शाह की इज्जत नफ्स मजरू की गई है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए जिस पर JIT के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि बिलावल का नाम डिलीट कर देंगे, लेकिन मुराद अली शाह के नाम पर मैं अदालत को मुकम्मल मुतमईन करूंगा। ये हमारी समझ में नहीं आया कि फैसल सिद्दीकी साहब ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि JIT मामला की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात दिए हैं उसके बाद शायद मज़ीद कोई इसमें कोई समात नहीं होगी, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। आज इसी मौके पे जनाब जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि याद रखें कि JIT की सिफारिशात को मंजूर करने का फैसला अदालत को करना है। चीफ जस्टिस ने यही बात आगे बढ़ाई कि जुर्म बनता है या नहीं ये फैसला हम करेंगे, अदालत JIT रिपोर्ट की पाबंद नहीं है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया NAB चाहे तो बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह को अलग अलग तलब कर सकती है, अगर किसी इंक्वायरी पर कोई रेफरेंस बनता है तो बनाए, लेकिन NAB वाले याद रखें कि लोगों की इज्जत नफ्स बहुत अहम है। और आज जैसे ही रिमार्क सामने आया उसके थोड़ी देर बाद NAB चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने NAB के तमाम DGs को सख्ती से हिदायत की कि NAB तहकीकात के लिए तमाम अफराद को मुकर्ररा वक्त पर बुलाए, उनके साथ इखलाक से पेश आने के अलावा उनकी इज्जत नफ्स का ख़ास ख्याल रखें। आज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की भरपूर अशकोई हुई है और लगता यह है कि बज़ाहिर उनकी जो जज्बात थे, जो उनके आंसू थे इस मामले में पुछ गए हैं। शायद इन तहफ़्फ़ुज़ात को सुकून मिला होगा जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से शकवों की सूरत में पिछले कई दिनों से हम देखने में आ रहे थे। जरदारी साहब बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड थे निज़ाम इंसाफ के हवाले से और कुछ इसी किस्म की बातें बिलावल भुट्टो ने भी की हैं, लेकिन आज की जो ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत सामने आई है, शायद अब इस मामले में कम से कम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो अब शायद कुछ
अपने तहफ़्फ़ुज़ात का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के हवाले से शायद एहसास नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, जैसा कि वह हालिया दिनों में करते रहे। कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में। आप वो काम तो करें। आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। मैं उन दोस्तों को समझाना चाहता हूँ जो कि नॉन पॉलिटिकल प्लेसेस पे बैठे हैं, जमहूरी इदारों पे जिनने काबिज़ नहीं हुए हैं, जिनने कब्जे नहीं किए हैं, कि उनको तो सोचना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि कल का कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये किस तरफ हम ले जा रहे हैं मुल्क को। वो जिनकी होंठ की जुम्बिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं। इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, वो बागी थी मैं बागी हूँ, वो बागी थी मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। जिस अदलिया की आजादी के लिए आपने जदोजहद की, उस अदलिया से हमें इंसाफ नहीं मिला। दहशतगर्दी के शिकार लोगों को इंसाफ नहीं मिला, मिसिंग पर्सन्स को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ के पहरेदारों, किसी को तो इंसाफ दो। 1.8 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। अगर गरीब अवाम को 10 साल इंतजार करना पड़ता है, इंसाफ मिलेगा या नहीं? अब बड़ा मेहरबानी अपना काम भी करे। अगर अपने हमारा काम करना है, चाहे वो भी करे, लेकिन अपना काम कौन करेगा? हमें ऐसी अदालत की जरूरत है जो इंसाफ कर सके। यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये ख्वाहिश आज पूरी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई इत्मीनान और सुकून का आज का दिन, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और जनाब बिलावल भुट्टो के बड़े मुतहर्रिक तर्जुमान हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। जो गिले शिकवे अभी हमने बिलावल साहब की भी सुना है, ज़रदारी साहब के भी थे, निज़ाम इंसाफ के हवाले से अदालतें अपना काम नहीं करती, आज आप लोगों की तसल्ली हो गई मुकम्मल या कदरे? खान साहब, आपने बड़ा एक जामिया इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्राम का। उसमें आपने बहुत सी बातें जो मैंने करनी थी आपने खुद ही कर दी। लेकिन अब आज की जो हेयरिंग थी और जो आपने लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के जो आपने ऑब्जर्वेशंस दिखाई सुनाई, उसके बाद मज़ीद सवालात पैदा हो गए। पहली चीज़ तो ये कि हमारी नज़र में जो क्रेडिबिलिटी है JIT रिपोर्ट की, वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। और इस बुनियाद पे ख़त्म होकर रह गई है कि अगर उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब का नाम, मुराद अली शाह साहब का नाम, फारूक नाइक साहब का नाम डिलिबरेटली मिलिशियसली अगर इंक्लूड किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस बात की तौसीक करती है कि उनका नाम निकालना चाहिए ECL से भी और हज़फ करना चाहिए रिपोर्ट से क्योंकि वो नाम गलत डाला गया, तो इसका मतलब है कि बाकी रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी लिखा गया उसकी भी क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई। तो ये अब हमारा एक सवाल ज़रूर है कि ये किसके प्रेशर पर ये बिलावल भुट्टो साहब का और मुराद अली शाह साहब का ये नाम डाला गया इस रिपोर्ट के अंदर, इस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए। और हमारा जो मौक़िफ़ है कि सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है इस मुल्क में, अकाउंटेबिलिटी से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन खोकर साहब, मेरा आपसे सवाल ये था कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ अदालतों पे आपका अतमाद पूरी तौर पे बहाल हो गई। तमाम मैंने जो तहफ़्फ़ुज़ात सुनाए ज़रदारी साहब के, बिलावल साहब के, ये आप देख रहे हैं कि इसमें क्या जज्बात थे उनके अदालतों के बारे में। आज इत्मीनान का इजहार किया है, कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई आपने कोई बड़ा कोई ओवरवेलमिंग किस्म का बिलावल साहब का अदालतों पर इत्मीनान का कोई बयान फ़िलहाल नहीं आया? खान साहब, इस पे फैज़ साहब का एक शेर ज़हन में आता है, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे ज़िंदा कभी रुसवा सरे बाज़ार। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो चलता रहता है पाकिस्तान की सियासत में। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस अभी तक पेंडिंग है, आज तक उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक वाज़ेह पोजीशन नहीं ले सकी। शहीद बीबी का केस अभी तक पेंडिंग है, उनके जो कातिल थे, जो ज़ेर हिरासत लोग थे, जो लोग उसके अंदर मुलव्विस थे, उसके ऊपर अभी तक नहीं आ चुका कोई पेशरफ्त हो सकी, बल्कि वो लोग भी छोड़ दिए गए अदालतों में गवाही एविडेंस होने के बावजूद।
तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी मैं समझता हूँ कि अदालत उज़्मा को जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हमने अपनी बेगुनाही को साबित किया है और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम पेश करेंगे और वहीं पर अपनी बेगुनाही साबित भी करेंगे। अच्छा, अब ये बिलावल साहब तो ऑलमोस्ट एब्जॉल्व हो गए हैं, लेकिन मुराद अली शाह के बारे में गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि उनको क्वेश्चन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर नैब बुलाती है तो बिलावल साहब, मुराद अली शाह पेश हो, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर जो है वो अभी तक इस पूरे इसमें सर्कल है, क्योंकि आज उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई रिमार्क नहीं है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब के लिए उन्होंने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो अभी तमाम मसाइल पीपल्स पार्टी के हल नहीं हुए, क्योंकि जरदारी साहब या फरियाल तालपुर या मुराद अली शाह पे कोई सख्ती आती है तो पीपल्स पार्टी के लिए तो एक टफ कॉल अभी बाकी है। खान साहब, जहाँ तक मुराद अली शाह साहब का तल्लुक़ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो, मैं वहाँ पर अदालत के अंदर मौजूद था और जो क्वेश्चनिंग की JIT के मेंबरान से और सिद्दीकी साहब से, उन्होंने पूछा कि आप किस तरह एक शख्स को बुलाए बगैर ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उसके ऊपर रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। उनका वर्जन तो लेना चाहिए था और एंड ऑफ द डे वो बड़े क्लियर थी कोर्ट इस ज़मन में कि जो JIT की रिपोर्ट है ये महज एक ओपिनियन है, ये कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, इसको आसमानी सहीफ़ा बनाकर लोगों के सामने पेश ना किया जाए। और फिर उन्होंने नैब को भी ये कहा कि वो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अगर मैं बतौर वकील इसको देखूं तो एक तरह से अदम एतमाद है कि ये इन्वेस्टिगेशन किसी हतमी नताइज पे नहीं पहुंच सकी और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नैब दोबारा करे और 2 महीने में अगर रेफरेंस बनता है तो रेफरेंस फाइल करे। तो मेरे ख्याल से आज जो JIT की रिपोर्ट थी, उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, मुराद अली शाह साहब, फारूक नाइक साहब, अनवर मंसूर साहब, उनके मुतालिक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने उनके रिकमेंडेशंस और ओपिनियन से एग्री नहीं किया। बाकी भी मेरे ख्याल से वो जब ये नैब के अंदर मामला जाएगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर मामला जाएगा, तो वहाँ भी ये कोई इतने अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो सकेगा। अब पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो जाहिर है कि काफ़ी रोबस्ट उनकी पोजीशन हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत ही क्लियर कट जो है और जनरली भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जाहिर है कि इन तमाम मामलों से उनका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। आपने भी एक बार जिक्र किया था कि वो पार्कलैंड का जब केस हुआ, ही वॉज ओनली ए ईयर ओल्ड। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ी इत्मीनान की बात है कि जवां साल लीडर हैं, बड़े वाइब्रेंट हैं, कोई स्टिग्मा उन पर नहीं है और वो अब पार्टी को हर लिहाज से वही लीड करेंगे। अब जी बिल्कुल लीड भी करेंगे, करते आ रहे हैं और उनकी जो सियासत का अबरुख है वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे खान साहब अपनी 27 दिसंबर को शहीद बीबी की बरसी पे उन्होंने बयान कर दिया। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर उन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात की जो उनकी नज़र में वफाक को जो चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उन चैलेंजेस से निपटना चाहिए और वो चैलेंजेस हैं क्या। और माजरत के साथ हमारा इस वक्त जो कौमी बयानिया है उसमें सिर्फ एक चीज़ पर बात हो रही है और वो है करप्शन। उसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। इस वक्त मुल्क में एक माशी बहरान है। यहाँ की जो अवाम है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मिडिल क्लास है, कारोबारी तबका है, गरीब अवाम है, किसान है, मजदूर है, वो इस वक्त हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ की वजह से बड़ी एक संगीन कॉस्ट पे कर रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल साहब ने अपनी तकरीर के अंदर किया, जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर सूरत हाल है, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हम सबको बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ हमें इन इशूज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है तो उस पर तो किसी को इनकार है ही नहीं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सिलेक्टिव ना हो, अपोजिशन को या किसी को भी ये कहने का मौका ना मिले कि जी कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए वज़रा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, उनसे तो कोई कुछ ना पूछे, लेकिन अपोजिशन सारी जेलों के अंदर हो। तो इसके ऊपर तो इवन इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स भी कह रहे हैं कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। खुदारा सियासत जो है इस वक्त वो अवाम के इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए, उन इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में PTI की हुकूमत वजूद में आई, जिन्होंने बड़े बुलंदोबाग दावे किए और उन दावों का हिसाब लेना है ऑपोजिशन ने कौमी असेंबली के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी कि जनाब आपने ये जो वादे किए थे इनको पूरा कीजिए। अवाम के असल इश्यूज़ और हैं, करप्शन कार्ड खेल खेल के उनको गुमराह ना कीजिए, उनकी अटेंशन डाइवर्ट ना कीजिए। थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मुतहर्रिक तर्जुमान है बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और यकीनन आज इत्मीनान का मौका है, बहुत ही इत्मीनान का मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग और JIT बैंक अकाउंट्स की JIT की रिपोर्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बड़े हिस्से पर बहुत शदीद एतराज़ात उठाए हैं। बिलावल भुट्टो को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हुकूमत के क्या जज्बात हैं, पूछेंगे फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने आपको तफसील से बताया क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज इंतहाई इत्मीनान का इजहार कर रही है, क्यों वो खुश नज़र आ रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत हुई, जो बज़ाहिर इस सिलसिले की आखिरी समाअत थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JIT के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस की JIT की रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत ही सीरियस सवालात उठाए। JIT की रिपोर्ट की बहुत अहम सिफारिशात को नहीं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पजीराई बख्शी, ना ही रेफरेंसेस बनाने की JIT की दरख्वास्त को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया कि रेफरेंसेस बनाए, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की जायदादें मुंजमद करने का जो दरख्वास्त की थी वो मानी गई है। और फिर सबसे अहम बात यह है, जैसे कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ क्लीन चिट दी बल्कि मासूम भी करार दिया। आज के तमाम रिमार्क्स जो इस हवाले से सामने आए हैं, यकीनन वो हुकूमत की पोजीशन जो रही है JIT रिपोर्ट के हवाले से उसके मुनाफी हैं और हर लिहाज से हुकूमत के लिए ये कोई आज की सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो कोई साजगार सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा था वक्फ़े से कबल। अब हम बात करेंगे हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत में जो अहकामात हुए हैं, जो ऑर्डर्स जारी हुए हैं, उस पर हम हुकूमत का नुक्ता नज़र क्या है, हुकूमत क्या पोजीशन लेगी, इस पूरी सूरत हाल में बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। फरमाइएगा, जो आप लोगों का आप समेत जो इससे पहले पोजीशन रही है पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, उस पर आज आपने देखा कि न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि ख़ास तौर पर स्पेसिफिक ऑर्डर दिया कि बिलावल भुट्टो, एक तो मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि वो मासूम है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो को क्यों मुलव्विस किया, उनका कभी कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं। बिलावल मासूम ने पाकिस्तान आकर ऐसा क्या कर दिया, बिलावल सिर्फ अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहा है। क्या किसी के कहने पर बिलावल भुट्टो का नाम JIT ने इस अपनी रिपोर्ट में डाल दिया है? डैमिंग है ये ऑब्जर्वेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से आप लोगों के तमाम आर्गूमेंट्स जो हैं वो आज डिमोलिश हुए हैं। कमरान साहब, मेरा व्यू मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ैसला दिया है वो एक बहुत कानूनी फ़ैसला दिया है और दुरुस्त तौर के ऊपर दिया है। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को कोई हतमी ओपिनियन जो है वो इसके ऊपर देनी चाहिए। ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो अगर आप को याद हो तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पैनामा पेपर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाने का हुक्म दिया था और उसके बाद की तहकीकात और उसके बाद जो पैनामा केस की JIT की रिपोर्ट आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब से कहा था 3 रेफरेंसेस बनाए। ये भी बताया था कि इस केस में रेफरेंसेस बनाए, इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाई थी, उसके बाद बराह रास्त अहकामात दिए थे, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये तो वो जो अहकामात थे पैनामा केस के, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, उसका इससे कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। नहीं, उसका मुवाजना मैं आपको थोड़ा ये करके ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर JIT जो है वो बनाई गई थी, यहाँ पर उन्होंने JIT की रिपोर्ट को नैब के हवाले कर दिया है। नैब के अगर आप सेक्शन 23 देखेंगे या सेक्शन 9 जो है वो फेंस को बताता है, सेक्शन 17 से लेकर 23 तक, तो नैब के पास एक इंक्वायरी स्टेज है, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टेज और फिर रेफरेंस स्टेज है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखें तो इंक्वायरी स्टेज को ख़त्म कर दिया है और JIT की इंक्वायरी को काफ़ी जाना है इसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी 2 महीने का टाइम दिया है। पिछली दफ़ा पैनामा पेपर्स में 3 महीने का टाइम दिया था, अब 2 महीने का टाइम दिया है और कहा है कि नैब जो है इसके ऊपर अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल करे। मगर पैनामा केस में नैब को हुक्म था कि आप रेफरेंस फाइल करें। यहाँ इन्वेस्टिगेशन है जिसके बाद नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसका चेयरमैन डिसाइड करेगा कि रेफरेंस बनता भी है या नहीं बनता है। तो ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि नैब क्या करेगा बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह के मामले में, जबकि खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि वो
मासूम है, अपनी माँ का मिशन पूरा कर रहा है, किसी कारोबार से उसका क्या ताल्लुक़ है। और फिर मुराद अली शाह के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपने अपने वज़ीर आला की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनका नाम भी ECL में डाल दिया, मुराद अली शाह की इज़्ज़त नफ्स मजरू की गई है। ये तमाम चीज़ें अब जब नैब इनकी तहकीकात करेगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मुराद अली शाह की, तो इन रिमार्क्स को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। नहीं, देखना ये होगा कि क्या ये रिमार्क जो है ये जजमेंट का हिस्सा है या नहीं है। अगर जजमेंट का हिस्सा होंगे तो फिर तो इसके ऊपर नैब को अपनी एक कार्रवाई देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो सारा कज़िया है बिलावल साहब का की हद तक जो है, अगर उनकी कम उम्री को लिया जाए या उनकी बातों को लिया जाए तो फिर भी कोई बात समझ आती है, लेकिन मुराद अली शाह जो हैं वो तो उनके बगैर तो कोई ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो ही नहीं सकती। और जहाँ तक मैंने आज मालूमात पूछी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कतई तौर के ऊपर ये हुक्म नहीं दिया कि जो मुराद अली शाह साहब हैं या बिलावल भुट्टो साहब हैं आप उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। उन्होंने नैब को ये कहा है कि जहाँ पर उनका रोल है अगर आप बुलाना चाहें तो आप उनको ज़रूर बुलाएं। और मुराद अली शाह तो 11 साल से फाइनेंस मिनिस्टर हैं सिंध के, और जो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो समिट बैंक का मामला हो, चाहे ओमनी बस की मामलात हों, इनका तमाम जो एक दायरा है वो मुराद अली शाह साहब के इर्द गिर्द घूमता है, और उनके किरदार के बगैर तो ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं था। तो इसीलिए आज हमने ये मुतालबा अपना फिर दोहराया है कि उनको अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मुझे ये लगता है, बिल्कुल आपकी बात एक तरीके से तो दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो बराह रास्त रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म भी दे सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बेहतर जाना है कि नैब को भी एक इन्वेस्टिगेशन करने का मौका जो है वो दिया जाए। लेकिन ये जो एविडेंस है, अगर हम ये JIT को एक किताब की तरह से पढ़ें तो आप देखिए ये एविडेंस, इसमें कोई ओरल एविडेंस तो है ही नहीं, ये तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बोल रही हैं। अकाउंट्स जो है वो खुले, अकाउंट्स जो है उनको डिनाई नहीं किया गया, इवन आज जो सुप्रीम कोर्ट में आया डिनाइल नहीं हुआ। उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो सब्सिडी के पैसे हैं जो किसानों को जाने थे वो ओमनी ग्रुप को कैसे गए, चाहे वो बिलावल हाउस के अखराजात हैं, वो तमाम की तमाम तो डॉक्यूमेंट्स बोल रही हैं। लिहाजा मुझे लगता नहीं कि इससे कोई बहुत बड़ा मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर कोई फ़र्क आएगा, और लगता मुझे यूँ ही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब और उनकी सियासत ख़त्म हुई है, जरदारी साहब की सियासत में भी ये लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही मैं समझता हूँ बड़ा बूस्ट मिला है बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत को, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट लफ्ज़ मासूम उनके लिए इस्तेमाल करे, अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ाने वाले का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, और बिलावल को बदनाम किया है JIT ने, ये कहे, फिर उनका नाम हज़फ कराए JIT से, तो वो जो आपके तमाम इल्ज़ामात, आपके तमाम साथियों के इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो के हवाले से हैं, वो तो आज डिमोलिश हो गए, बिल्कुल डिमोलिश हो गए फवाद चौधरी साहब। देखिए कमरान साहब, बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बराह रास्त इल्ज़ामात उनका कि वो बेनिफिशरी हैं उस हद तक हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बात सही है कि उनके असल जो इल्ज़ामात हैं वो तो उनके वालिद और फुफ्फो के ऊपर हैं, उनके ऊपर उस तरह के बराह रास्त इल्ज़ामात, उनकी उम्र तो वाकई 1 साल थी या जिस तरह से किया जाए। और दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इज़्ज़त और एहतराम उसका रहना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया वो भी सही है। लेकिन मैं अर्ज़ करना ये चाह रहा हूँ कि ये जो मुकदमा बना है ना इसमें कोई मेलाफाइड है, ना ही हमने ये है कि ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को जो है वो शामिल करना है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के एक अहम सियासी रहनुमा है, उनको अपनी सियासत करने का हक़ है। पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम सियासी जमात है, कतई तौर के ऊपर ये मकसद नहीं है कि आपने को पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI हो, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हो सियासत आगे बढ़ ही नहीं सकती। लिहाजा ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको इस तरह से ना किया जाए। लेकिन जो ये मुकदमा है जिसमें जो बुनियादी मुल्ज़मान हैं वो आसफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और दीगर लोग हैं, इन लोगों की सियासत और मुझे बचती इसलिए नज़र नहीं आ रही, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, कोई ओरल एविडेंस नहीं है, कागजात हैं जो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कि मुकदमा जब आगे बढ़ेगा तो आपको, और ये आप देखिएगा कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये इसमें जेल जाने से बच पाएंगे, और लगता यही है कि इनका भी फेट जो है वो नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद हम जायज़ा लेंगे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज की समाअत, जो कि बज़ाहिर लगता है कि इस मामले की शायद ये आखिरी समाअत थी, मनी लॉन्ड्रिंग और
जाली बैंक अकाउंट्स केस की, और इसमें जो आज अहकामात जारी किए हैं, इससे पहले जो इसका पैरल हमने ढूंढा था, इससे पहले जो बात की जाती है तमाम कानूनी माहिरीन के नज़दीक वो JIT थी जो पैनामा केस में बनी थी, और जब उसकी रिपोर्ट आई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात थे वही तशवीश थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कि कुछ उसी किस्म के अहकामात ना आए। लेकिन आज जो अहकामात आए हैं उसने पीपल्स पार्टी के अंदर एक इत्मीनान की लहर दौड़ी है, और जाहिर है कि लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस JIT रिपोर्ट को पैनामा केस की JIT के हम पल्ले तस्वुर नहीं किया है। इस पर सवालात भी उठाए हैं, इसमें से नाम भी हज़फ कराया है, बिलावल भुट्टो का मुराद अली शाह के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, ECL से भी नाम निकाले हैं, रेफरेंसेस भी बनाए हैं, बराह रास्त बनाने का हुक्म नहीं दिया है। ये बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में हमने पहले भी जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी लीडरशिप आज बज़ाहिर काफ़ी इत्मीनान में है, खुश नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक अस्कुत नोटिस केस में एक जानिब बनने वाली JIT के रिजल्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात और सवालात उठाए हैं। लेकिन उसमें सबसे अहम बात यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बज़ाहिर एक क्लीन चिट मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जबकि चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने JIT रिपोर्ट की सिफारिशात के बावजूद जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के हवाले से कोई बहुत सख्त अहकामात नहीं जारी किए हैं, बल्कि मामले को नैब को भेज दिया है और दो माह के अंदर मज़ीद तहकीकात के लिए भिजवा दिया है। JIT की ये सिफारिश कि इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस फ़ाइल किए जाएँ, ये हुक्म दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नैब को। 16 रेफरेंसेस की सिफारिश थी, वो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई हुक्म नहीं दिया है और नैब से कहा है कि वो इसकी तहकीकात करे। पैनामा केस की JIT जो इससे पहले जो इस हवाले से JIT सामने आई थी और कहा जाता था कि हम पल्ला केस है, एक जैसे केस है, उस मामले को सामने रख के ख्याल था कि शायद उसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात आएंगे जैसा कि पैनामा केस की JIT पर आई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त अहकामात दिए थे। 28 जुलाई 2017 के फैसले में पैनामा केस की JIT रिपोर्ट की रोशनी पर ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था, जबकि जाली अकाउंट्स की JIT ने इंकशाफ किया कि आसिफ जरदारी के अंदरून सिंध 61 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि इन प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद कर दिया जाए, मगर जरदारी साहब की खुशकिस्मती है कि उनके ख़िलाफ़ नाअहली समेत कोई सख्त फैसला नहीं आया, बल्कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ट्रायल कोर्ट्स नहीं हैं और इसके साथ ही जनाब जरदारी की या बिलावल साहब की किसी भी जायदाद को मुंजमद करने की जो दरख्वास्त थी JIT की जानिब से पेश की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं की है। पैनामा केस की JIT रिपोर्ट में इसकी सिफारिशात पर नवाज शरीफ, उनके बेटे हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज के खिलाफ नैब को एवनफील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस दायर करने का हुक्म बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। लेकिन जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंसेस की तादाद का तयन किया है और ना ही नैब को रेफरेंस के लिए पाबंद किया है, बल्कि 16 रेफरेंसेस की दरख्वास्त मैंने आपको भी बताया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी हैं या उस पर कोई हुक्म नहीं जारी किया है। गोया अब नैब आज़ाद है कि वो इनकी तहकीकात के बाद समझती है कि रेफरेंस बनना है तो बने और नहीं समझती तो ना करे। पैनामा केस की JIT रिपोर्ट पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि नैब अदालत इस केस का फैसला भी 6 महीने के अंदर अंदर कर दे और एहतसाब अदालत में नैब की कार्रवाई की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अमल दरामद बेंच भी तश्कील दिया गया था। जबकि ये केस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को सिर्फ 2 माह में मजीद तहकीकात का हुक्म दिया है, ना रेफरेंस के लिए किसी मुद्दत का तयन किया है, ना ही एहतसाब अदालत में नैब कार्रवाई की पेशरफ्त की निगरानी के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच तश्कील दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़िलहाल इस मामले में कोई अमल दरामद बेंच नहीं बनाया है जैसे कि पैनामा केस की JIT के हवाले से किया गया था। पैनामा केस की JIT अरकान की ज़ाती और सियासी वाबस्तगी के इल्ज़ामात और तहकीकात के दौरान हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने पर सवालात उठे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए थे। जबकि जाली अकाउंट्स की JIT की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि JIT की रिपोर्ट क्या कोई आसमानी सहीफ़ा है। अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल ने पैनामा केस JIT की तश्कील के वक्त रिमार्क्स दिए थे कि अरकान ऐसे हैं जिनका माजी बेदाग है, वो हीरे की तरह शफाफ है और रिपोर्ट जमा कराने पर JIT के सरबराह
जनाब वाजिद ज़िया को बाकायदा शाबाशी देते हुए रिमार्क्स दिए थे कि JIT तहकीकात दुरुस्त समत में है, जबकि जाली बैंक अकाउंट्स यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग्स की जो हालिया JIT की रिपोर्ट पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने JIT के सरबराह से इस्तफसार किया कि क्या एहसान सादिक साहब आपका काम तफ्तीश करना था, आपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और आप एक आम सी इंक्वायरी में आपने पेचीदगियाँ पैदा की हैं। पनामा JIT की रिपोर्ट पर आमदन से 90 गुना ज़्यादा असासे बनाने पर उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नैब को एक अलहदा रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के असासों में 98 गुना इजाफे पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसमें मावनत की है, लेकिन सैयद मुराद अली शाह के मुबैना किरदार और JIT की सिफारिशात के बावजूद आज अदालत में लगा यह है कि वज़ीर आला सिंध को बाकायदा एक क्लीन चिट मिल गई है, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए और ख़ुद मुराद अली शाह के लिए बहुत इत्मीनान का बाइस बना है। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी के लिए बहुत इत्मीनान का बाइस है। 2 JITs, 2 बड़ी, एक JIT बनी और पनामा केस के हवाले से मुस्लिम लीग नून लीडरशिप के खिलाफ, एक JIT बनी मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। आज पार्शल रिलीफ और अच्छा खासा वजनी रिलीफ मिल गया है पीपल्स पार्टी को। उसके सरबरा बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बाकायदा JIT से हज़फ करा दिया है रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और इसी किस्म के रिमार्क्स दिए हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर और बहुत ही सीनियर कानूनदान हैं, काबिल कदर कानूनदान हैं, साबिक जज रह चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट के, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और प्रोसिक्यूटर भी जनरल भी रह चुके हैं नैब के, जनाब इरफान कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। ख्याल ये था क्योंकि एक प्रेसिडेंस थी, JIT एक ही बनी है इस किस्म के मामलात में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वो पनामा केस की JIT थी, कि वो जो मेयारात और जो अंदाज़ जो है वो उसमें सेट हुआ है। शायद जो मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स की JIT अब बनी है, इसी हवाले से कुछ इसी किस्म के अहकामात आएंगे, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ मामलात हैं और शायद ये JIT और इसकी रिपोर्ट इतनी वज़नदार नहीं है जितनी कि पनामा की थी। आपने अभी जो शुरू में जो तमहीद बांधी और वो ये तमाम जो क्वेश्चंस आपने रेस किए और आपने जो मवाजना किया दोनों JITs का, वो आपने बड़ी एक सैर हासिल गुफ्तगू की। और मैं इसमें ये कहता चलूँ मेरी राय में कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक मौक़िफ़ में बहुत तब्दीली नज़र आ रही है और ये एक मुस्बत तब्दीली है, क्योंकि पनामा केस में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में नहीं आती थी। जिस तरह के आप फरमा रहे थे कि उन्होंने नैब को ऑर्डर ही कर दिया कि आप रेफरेंस फाइल कर दें, तो उस तरह का ऑर्डर नहीं किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो दायरा इख्तियार है उसको कानून के अंदर महदूद करने के लिए कोशा है, और मुझे और भी खुशी होगी कि आइंदा इससे भी ज़्यादा अपने आप को कानून की हदूदों का यूथ में सुप्रीम कोर्ट रखे। ये एक मामला नहीं है इरफान कादिर साहब, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनाया है, JIT की रिपोर्ट पे किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ बराह रास्त कार्रवाई नहीं की है, JIT की रिक्वेस्ट के प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद कर दिया जाए वो भी नहीं किया है, नैब को पाबंद नहीं किया है जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि कोई रेफरेंस बनाया जाए। तो इस लिहाज से ये ऑल टुगेदर डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन है JIT की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है पनामा से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। ये एक मुस्बत इनका तब्दीली है इनके मौक़िफ़ में, अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पनामा में जो कानूनी गलतियाँ हुई हैं वो उसका तदारक इन अ वे हुआ है। क्योंकि पनामा में आप देखें कि 3 रेफरेंसेस जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, फ्लैगशिप, एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस, वो ऑफेंस तीनों में एक है और ऑफेंस है एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स। और 3 ऑफेंसेस में एक ऑफेंस में 3 ट्रायल हुए हैं और एक ऑफेंस में 2 कन्विक्शंस हुई हैं, जबकि आइन के आर्टिकल 13 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। लिहाजा ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब वो चीज़ नहीं दोहराई और उससे बहुत सारी जो मुश्किलात पैदा हो सकती थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को या नैब को, अब वो नहीं होंगी। और ये जो मौजूदा रिपोर्ट है JIT की, ये नैब की मर्ज़ी है कि नैब इस पर अमल दरामद करता या नहीं करता। अब नैब एक इंडिपेंडेंट तफ्तीश करेगा, लेकिन इससे भी बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ये बात भी नैब पे छोड़ता
कि आया तफ्तीश इस मामले में करनी भी है कि नहीं करनी, इंक्वायरी इस मामले करनी भी है कि नहीं करनी, क्योंकि इंक्वायरी करने या ना करने का फ़ैसला, तफ्तीश करने या ना करने का फ़ैसला, या रेफरेंस दायर करने या ना करने का फ़ैसला नैब ने करना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना या किसी और इदारे ने नहीं करना। तो ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो कि मुस्बत है। और लेकिन इरफान खालिद साहब, ये आप इसको तब्दीली कह रहे हैं, आप इसको जो पुरानी JIT की रिपोर्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, आप कह रहे हैं बकौल आपके कि वो गलती है, लेकिन अगर उसको आपकी इंटरप्रिटेशन के लिहाज से देखा जाए तो एक तो उसमें पूरी गवर्नमेंट उड़ गई है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर ख़त्म हो गया है, एक उसकी हमेशा के लिए वो सियासत से नाअहल हो गया है, वो तमाम मामलात जो हैं उसकी पूरी फैमिली जो है वो एब्सकॉन्डर है, सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो वो कोई एक वो जो उसका फॉल आउट हुआ है वो तो मैसिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो मैसिव फॉल आउट है। और फिर वो एक जुम्बिश कलम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसको सस्पेंड भी करना पड़ गया था। और जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो बावजूद के सख्त रिमार्क्स जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पे दिए, तनकीद भी हुई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को ना सिर्फ के चेंज नहीं किया गया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसको सेट असाइड नहीं किया गया, बल्कि ये जो नया केस आया इसमें उस तरीके से पेशरफ्त नहीं की गई जिससे कि ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने माजी में जो उन्होंने लीगल एरर्स उनसे कमिट हुए हैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली JIT रिपोर्ट नैब को भेज दी है, और जो नैब का एक स्टेज है, यानी कि पहले तो खैर उनकी वेरिफिकेशन होती है और फिर इंक्वायरी स्टेज जो होती है, तो इंक्वायरी स्टेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, अब आप इस पर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इख्तियार तो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को है ना कि वो कोई रेफरेंस फाइल करता है या नहीं करता। इस दफ़ा नैब पर सुप्रीम कोर्ट की कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितने रेफरेंस फाइल करे, एक भी रेफरेंस फाइल करे या एक भी रेफरेंस फाइल ना करे। जी, ये जो इख्तियार है ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड को भी नहीं है कि रेफरेंस फाइल होगा कि नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड सिर्फ मावनत करता है चेयरमैन नैब की कि आया रेफरेंस फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रेफरेंस फाइल करने का इख्तियार सेक्शन 18G के तहत सरीहन चेयरमैन नैब को है। और चेयरमैन नैब उस वक्त रेफरेंस फाइल करेंगे जब वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये इंसाफ के तकाजे पूरे करेगा और ये रेफरेंस फाइलिंग जो है ये जस्ट है, प्रॉपर है, फेयर है और यहाँ काफ़ी मवाद है, तो फिर वो समझेंगे कि केस ट्रायल वर्दी है, तो फिर चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल करेंगे। तो ये आप सही फरमा रहे हैं कि अब चेयरमैन नैब पे मुनसर है कि वो जो तफ्तीश नैब करेगा आया उन फैक्ट्स पे रेफरेंस फाइल करता है या नहीं करता, ये अब चेयरमैन नैब पे मुनसर है। अच्छा, ये बताइए कि नैब कितनी मुतासिर होगी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स बिलावल भुट्टो के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा है कि बड़ी क्लास ली है JIT की कि आपने कैसे उनका नाम डाल दिया और कैसे आपने उनको किया और उनको बिल्कुल मासूम करार दिया है और कहा कि वो अपनी माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और फिर इसी किस्म के कुछ लगभग रिमार्क्स जो हैं वो मुराद अली शाह के लिए भी हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए भी हैं। अब नैब जब तहकीकात करने जाएगी तो ये रिमार्क्स जो हैं वो नैब की तहकीकात पे नैब के सामने होंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों शख्सियत के बारे में ये रिमार्क्स दे चुकी है। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये जो रिमार्क्स दिए हैं इससे डेफिनेटली JIT की जो फाइंडिंग्स हैं उस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है और JIT की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो है वो डिस्क्रेडिट होती हैं। एट द सेम टाइम जब इस तरह के मैटर्स में JIT बनाई जाती है और तफ्तीश का मामला या इंक्वायरी का मामला JIT को दिया जाता है तो उससे नैब का अदारा जो है वो मुतासर होता है, वो डिस्क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जब JIT बनाई गई तो नैब डिस्क्रेडिट हुआ और जब JIT की रिपोर्ट आई तो JIT खुद डिस्क्रेडिट हुई। तो इन हालात में काफ़ी ओपन फील्ड होगा चेयरमैन नैब साहब के पास कि वो बिल्कुल गैर जानिबदारी से इंडिपेंडेंट तरीके से अपना फ़ैसला जो है वो सादर फरमाएं कि आया रेफरेंस फाइल होना चाहिए कि नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर हमारे साथ थे। और जैसा कि इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि अब JIT का सारा मामला नैब में चला गया है, बल्कि नैब के चेयरमैन के पास चला गया है। वो देखेंगे कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ जिसका नाम JIT में है, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट केस में, उसके ख़िलाफ़ कोई केस या कोई रेफरेंस बनता भी है या नहीं है, और वो तहकीक़ात और उसके बाद होगा। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे बहुत ही संगीन करप्शन का इल्ज़ाम लगा है
उन बिजली कारखानों के ख़िलाफ़ जो कि निजी शोबे में काम करते हैं, निजी बिजली घरों के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है कि 200 से 250 अरब रुपए का एक घपला हुआ है जो कि निजी बिजली घरों ने कौमी ख़जाने से हथिया लिए हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस ले लिया है। इसके बाबत हम आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने हफ्ते को IPPs यानी निजी बिजली घर बनाने वाले कारखानों की जानिब से हुकूमत को मुबैना तौर पर चकमा देकर अरबों रुपए बटोरने के अहम तरीन मामले का आज खुद नोटिस ले लिया है और करार दिया है कि बज़ाहिर ये $1.5 अरब से ज़ायद का मामला है, यानी तकरीबन 200 अरब रुपयों से ज़्यादा का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार ने निजी बिजली घरों को इजाफी अदायगी पर 10 IPPs यानी कि 10 निजी बिजली घर और वफाकी हुकूमत से 10 रोज़ में जवाब तलब किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि बिजली बनाने वाले कारखानों को अरबों रुपयों की अदायगी से सर्कुलर डेट का मसला खड़ा हुआ है, यानी कि गर्दिशी कर्जों की जड़ में भी ये मामला है। इस वक्त बिजली की मुल्की ज़रूरियात का लगभग 50% हिस्सा जो है वो निजी बिजली घर पैदा करते हैं, जिनसे बिजली के 10 कारखानों ने पिछले 8 सालों में मजमूई तौर पर 1 अरब 60 करोड़ इजाफी बिलिंग की है। यानी IPPs ने इस अरसे में मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को लगभग 220 अरब रुपए का चूना लगा दिया है। निजी बिजली घरों से माहिदों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने IPPs के इनके सरमाए पर $15% मुनाफे की गारंटी दी थी, जिसके तहत एक बिजली घर का मुनाफा $5 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स हर बिजली घर पर ने तकरीबन $21 करोड़ का मुनाफा कमाया है। यानी हर बिजली घर ने इजाफी 16 करोड़ की मुबैना तौर पे हेरा फेरी की है। ये वो इल्ज़ामात हैं जो कि सामने आए हैं। बहुत ही संगीन मामला है और ये वो करप्शन के मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग केस, JIT उसकी बनने वाली और ये तमाम मामलात एक जगह, मगर ये जो इल्ज़ाम है जो निजी बिजली घरों के हवाले से है, ये निजी बिजली घर वो हैं जिनमें से अक्सरियत वो है जो कि बाकायदा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इनके तमाम अकाउंट सामने हैं और इनकी जो मुनाफाखोरी जो है वो बआसानी उसको देखा जा सकता है, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मामला है और जैसा कि ये बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट अब इसका खुद नोटिस ले रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो गर्दिशी कर्जे हैं उसकी जड़ में ये जो इजाफी रकम बटूरी है मजमूई तौर पे इन निजी बिजली घरों ने, ये इसके पीछे है और इसकी भरपूर हर लिहाज से सैर हासिल तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। इन उमूर पे बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है एनर्जी उमूर में पाकिस्तान के माहिर हैं, प्लानिंग कमीशन के साबिक रुकन हैं जनाब शाहिद सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो मुबैना इल्ज़ाम है इसके पीछे क्या बात है और क्यों इस इल्ज़ाम में कम अज़ कम बादी नज़र में वज़न नज़र आता है। कामरान साहब, कुछ इस तरह से है कि जब ये बिजली घर लगे तो इनको 15% रिटर्न गारंटी किया गया कि जी हम आपको हर साल 15% डॉलर से, और शायद ये 15% डॉलराइज्ड के डॉलर में 15% रिटर्न आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जब आप इनके पब्लिश्ड अकाउंट्स जो कि इनकी वेबसाइट पे भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी हैं, SECP में भी हैं, देखें तो इनका जो एवरेज रिटर्न बन रहा है वो 61% है, 61% इन डॉलर। लेकिन शाहिद साहब आप जो बात कह रहे हैं 61% का मतलब ये हुआ कि ये तो दुनिया का शायद सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है किसी भी लिस्टेड कंपनी। 61% डॉलर में रिटर्न, यही आप कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ और मेरे सामने ये पब्लिश्ड अकाउंट्स पड़े हैं और इसमें कुछ एनालिसिस भी किया है नेपरा ने, जिसमें ये कहा है जी कि इनको जो ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है वो क्यों बन रहा है। वो एक तो ये कि फ्यूल कॉस्ट इनकी कम आ रही है, ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि शुरू से हमें पता था कि जी इन्होंने अपनी फ्यूल एफिशिएंसी कम लिखवाई हुई है। उसके बाद बाकी एक वेरिएबल O&M मतलब ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के मद में 1 अरब रुपया सालाना फ़ी प्लांट इन्होंने चार्ज कर रहे हैं। जो एक्चुअल ख़र्चा कर रहे हैं वो तो 188 मिलियन है, तो 1 अरब तो ये वेरिएबल O&M से बना रहे हैं एक्स्ट्रा। इसी तरह ही आप और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल रिटर्न इनका है वो तो टोटल रिटर्न का
25% भी नहीं बनता। तो इसमें देखें ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह के रिटर्न्स मिल सके किसी भी जायज़ कारोबार को, अनलेस के उसमें कोलूजन और जो हुकूमती इदारे हैं वो साथ मिलके उन्होंने शुरू में जो टैरिफ दिया वो गलत ना दिया हो। और अगर ये गलत टैरिफ दे दिया था नेपरा ने तो 8 साल गुजर चुके हैं, तो नेपरा को चाहिए था कि इसको वापस बुलाते और टैरिफ ठीक करते ताकि इनको 15% रिटर्न ही मिलता। लेकिन अब तो मामला ये यहाँ तक आ गया कि फ़ी पावर प्लांट ये $150 मिलियन एक्स्ट्रा जा चुका है इनको। वो $150 मिलियन अगर 10 प्लांट्स पे लगाएं तो वो $1.5 अरब बन जाता है। तो इसमें शाहिद सत्तार साहब ये बुनियादी तौर पे एक जानिब तो ये IPPs हैं, लेकिन जब हुकूमती जैसे आपने कहा मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता, तो इसमें बुनियादी जिम्मेदार जो है वो नेपरा का इदारा है जो कि 5 साल तक ये सूरत हाल देख रहा है, 5, 7, 8 साल से ये सूरत हाल देख रहा है और वो अपनी नज़रों के सामने ये जो कौमी ख़जाने से ज़िया हो रहा है उसको होने दे रहा है। इसके अलावा भी कोई ऑडिटर्स चेक नहीं कर रहे हैं हुकूमत के, कोई दूसरे इदारों की माथे पे शिकन नहीं आ रही? नहीं, देखें दूसरे इदारों का तो इससे ताल्लुक भी नहीं है ना। दूसरे इदारों से मेरा मतलब नैब है सर, और मेरा मतलब नैब से है, FIA से है, ये इदारे इनका काम है ना पकड़ना। देखें या नेपरा, देखें मेरी ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और ये स्पेशलाइज्ड फील्ड में किसी को समझ हो तो फिर आगे चल सकता है, लेकिन ये कि वो अपनी जगह बाकी सबके जी नैब ने FIA ने क्यों नहीं आगे कदम लिया। ये जो IPPs हैं ये बड़े लोगों के हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई कदम उठाना भी नहीं चाहता। और ये जो चीफ़ जस्टिस ने कदम उठाया है ये तो बहुत बड़ा कदम है। लेकिन सर चीफ जस्टिस ने माशाल्लाह उठा लिया कदम और 10 दिन का उन्होंने नोटिस दे दिया। परहैप्स आखिरी दिन होगा उनका या सेकंड लास्ट दिन होगा जब इसका जवाब आएगा, और ये यहाँ से स्लिप हो गया तो फिर अब पता नहीं आगे चल के इसका क्या होता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत है ना, जिस पैसे तो पाकिस्तान के ख़जाने से गए, बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमत की है कि इस चीज़ को इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराए या इसके हवाले से जो कुछ इन्वेस्टिगेट करना है वो कराए। मतलब ये करना तो रियासत का काम है। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया, रियासत का काम है कि आपने 15% रिटर्न गारंटी किया है और अगर वो खुद कह रहे हैं जी कि हमारा 61% रिटर्न है डॉलर्स में, तो इसमें लाजमन कुछ ना कुछ तो खिलाफ कानून, खिलाफ हर किस्म की खिलाफ वर्जी है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए ये इलाज तो यही है कि आप जिन्होंने ये टैरिफ दिया उनसे पूछें कि आपने ये टैरिफ इस तरह क्यों दिया और आपके ऊपर क्या दबाव था या क्या असर था। इस किस्म की मुनाफाखोरी तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, एडवाइज़र हैं प्लानिंग कमीशन के, हमारे साथ मौजूद थे। और जैसे कि शाहिद सत्तार साहब कह रहे थे दुनिया में इस किस्म की मुनाफाखोरी नहीं देखी है। इल्ज़ाम यह है कि IPPs ने, निजी बिजली घरों ने पिछले चंद सालों के दौरान 61% डॉलर रिटर्न हासिल किया है बिजली बनाने के कारखानों में, और इसमें मुख्तलिफ इल्ज़ाम हैं जो उन पर लगे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसका खुद नोटिस ले लिया है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। फिर आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।